आज हम हिंदी विषय में एकलव्य से संवाद इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में ही हमने इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करने के लिए शुरुआत की है। उसमें हमने इस कविता का सार भावार्थ देखा। एक बड़ा सा प्रश्न भी इसमें हमने बहुत सारे उसमें जो भावार्थ में जो जो घटक आते हैं वो सब भावार्थ का सब जो पॉइंट्स है 7 वो हमने उसकी जानकारी ली, वो हमने समझा। आज हम ससंदर्भ वाक्य के लिए रचनाएं जो है वो हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पहले ससंदर्भ वाक्य की रचनाएं है। घुमंतु जीवन जीते उनका जत्था आ पहुंचा था घने जंगलों के बीच, तेज बहती अनाम पहाड़ी नदी के पास, और उस पार की कौतूहलता में कुछ लोग नदी पार कर गए थे और कुछ इधर ही रह रहे थे। इस कविता का संदर्भ है। प्रस्तुत अवतरण अनुज लुगन द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद एक कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि घुमंत जीवन जीते हुए उनका जत्था घने जंगलों के बीच तेज बहती अनाम पहाड़ी नदी के पास आ पहुंचा था। सदियां बीत गई फिर भी आज भी आदिवासियों का जीवन घुमंत ही है। 21वीं सदी में नए नए आविष्कार बहुत सारे हुए हैं। वैश्विक और बाजारवाद के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमा लिया है और उन्हें घुमंतु यानी घूमना या भटकना ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। आज आदिवासियों का जीवन नदी के किनारे उस पार है जहां बाजारवाद का बोलबाला होता है। बाजारवाद ने इस बहती धारा को कुछ लोगों ने पार कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आज भी जहां ने तहा है। आज स्थिति यह है कि बाजारवाद से प्रभावित आदिवासी जनजीवन तहस नहस हो उठा है। उन्हें अपने घर से बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें उनका जीवन पूरी तरह नष्टप्राय हो चुका है। इसका विशेष है उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने आदिवासियों के जीवन की विभीषिका को स्पष्ट किया है। दूसरा है तेज प्रवाह के समक्ष असक्षम तब तीर छोड़े गए थे, उस पार से इस पार आखिर विदाई की, सरकंडों में आग लगाकर और एक समुदाय बढ़ गया था नदी के दोनों ओर। इस पंक्तियों का ससंदर्भ स्पष्टीकरण आज हम देखेंगे। ससंदर्भ प्रस्तुत अवतरण अनुज लुगन द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद एक कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण में प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी जमात के जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि आज बाजारवाद ने आदिवासियों को अपना भक्ष्य बना लिया है। अग्नि आदिवासियों की देवता है। आदिवासी जन अपने देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा अर्चा करते हैं। बाजारवाद के बढ़ते प्रादुर्भाव के कारण आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए उन्हें जंगल से बाहर निकलने का षड्यंत्र रचा गया है। जंगलों में आग लगाकर आदिवासियों को डराया भी जाता है ताकि वह जगह छोड़ के चले जाए। अग्नि देवता का कोप हुआ है, इस भाव से वे लोग जंगल खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आदिवासियों की भोली भाली समझ को विकासवाद के लोग षड्यंत्र की भेंट चढ़ाया जाती है। विकासवाद के नाम पर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत सुविधाएं भी प्रदान की जाती है और वैसा वादा करके उन्हें अपने घर से बेघर करने में उनमें फूट डालने की कोशिश भी की जाती है। विशेष होगा उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने आदिवासियों के जीवन की वास्तविक चित्रण को स्पष्ट किया। 3 है चट्टानों से थपेड़े खाती उस अनाथ नदी के लहरों के साथ बहता चला गया उनका जीवन, जो कभी लहरों के स्पष्ट से या स्पर्श से झूमती थी, जंगली शाखाओं की तरह झूम उठता था, तो कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों की तरह सुस्त होता था।
पर पानी के उतर जाने के बाद मजबूती से फिर खड़ा हो जाता है। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण अनुज लुगन द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद एक कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी समाज की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि अनाम पहाड़ी नदी के इस पार आदिवासियों का एक झुंड है और दूसरे झुंड नदी के उस पार है। अनाम नदी की लहरें चट्टानों से थपेड़े खाती बहती है। चट्टानों से थोड़े खाती अनाम नदी के लहरों के साथ ही आदिवासियों का जीवन बहता चला गया है। कवि कहता है कि अनाम नदी के लहरों के स्पर्श से आदिवासियों का जीवन झूम उठता है, तो कभी कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों की तरह सुस्त होना था उन जीवन को। पर जब नदी के बाढ़ का पानी उतर जाता था तब उनका जीवन फिर से मजबूती पे खड़ा हो जाता है। लेकिन विकासवाद के नाम पर आदिवासियों के लिए बाजारवाद की एक ऐसी बाढ़ आई है जिसके कारण उनका जीवन पस्त हो गया था। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने आदिवासी जीवन की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया। 4 है उनके जीवन में संगीत था। अनाम नदी के साथ सुर मिलाते पपीहे की तरह जीवन पर रहा था। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण अनुज लुगन जी द्वारा एकलव्य से संवाद इस कविता से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी समाज की विभीषिका को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि संगीत आदिवासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। उनको संगीत पसंद है। अनाम नदी के साथ लहरों के संगीत के साथ आदिवासियों का जीवन झूमता था। सुर मिलाते पपीहे की तरह उनका जीवन आनंद में पल रहा है। संगीत के सुरों में पलता आदिवासियों का जीवन आज बेसुरा हो गया है। उनके जीवन से वह संगीत कहीं खो गया है। आदिवासी जन आज बड़े बड़े शहरों में घरेलू नौकर आदि दिहाड़ी मजदूर बनने को मजबूर से हो गए हैं। आज उनके जीवन में संगीत का दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं है। उनका हंसता गाता जीवन एक करुणमय गर्ता में फंस गया। इसका विशेष तो यही होगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने आदिवासियों समाज की जीवन की विभीषिका को स्पष्ट किया। 5वां और आखिरी संदर्भ व्याख्या है। एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ को लांघते और घने जंगल में सूखे पत्तों पर हुई अचानक चर्राहट से उनके हाथों में धनुष ऐसे ही धनुष तन उठती थी। प्रस्तुत अवतरण अनुज लुगन द्वारा लिखित एकलव्य से संवाद एक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी समाज की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि अनाम नदी के पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ को लांघते हुए बहती थी। ठीक उसी तरह आदिवासी जनजीवन भी समस्त जंगल में फलता फूलता था। घने जंगल में आदिवासी जीवन आनंद पूर्वक फलता फूलता था। घने जंगल में सूखे पत्ते पर अचानक चर्राहट होने पर उन्हें हाथों में धनुष तन उठती थी। अर्थात आदिवासी समस्त जंगल के राजा थे। समस्त जंगल पर उनका राज था। लेकिन आज उनके हाथ में वो कुछ भी नहीं है। इसका विशेष उपयुक्त तो यही है कि आदिवासी समाज के जीवन का यह स्पष्ट यथार्थ चित्रण इस कविता में कवि अनुज लुगन ने इसने किया है। आप भी इस कविता का जो ससंदर्भ व्याख्या है, इसका परिचय, ये पूरा आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और ये सब कुछ आपके हिंदी की कॉपी में लिखिए। आगे का जो चौथा भाग है या चौथी कविता है, यह हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।